गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का विज्ञान और हम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास फिर से शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। यह क्लास नंबर 2 है और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है। सेल यानी कि कोशिका। सेल शब्द को लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि छोटी सी जगह, छोटा सा कमरा। आइए हम अब कोशिका का परिचय करवाते हैं आप लोगों को। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है, यानी कि जीवन की जो सबसे छोटी और सबसे आधारभूत जो इकाई होती है वो हमारी कोशिका होती है। अगर हम विस्तृत रूप में कहें तो The cell is systematically organized community of molecular population in dynamic interaction. It has a morphological, chemical and physical organization which enables it to assimilate, grow and reproduce. कोशिका जीवधारियों की रचना एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई है जो अपकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वो छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। अर्थात कोशिका जो हम सभी जीवधारियों की रचना की एक सबसे बेसिक इकाई है, जो एक अपकलीय पारगम्य झिल्ली से यानी कि एक परत से घिरी होती है और जिसमें स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है, यानी कि वह स्वतः ही जनन कर सकता है और उसमें जीवन से संबंधित जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी चीज़ें कोशिका में होती हैं। इसलिए तो कोशिका को कहा गया है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यानी कि सेल हमारे जीवन का सबसे आधारभूत इकाई है। आइए हम इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति आज से 3600 मिलियन वर्ष पूर्व एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व जिस जीव की उत्पत्ति हुई थी वो सिर्फ एक कोशिका की बनी हुई थी और उसी से फिर जैव विकासवाद के द्वारा फिर धीरे धीरे अनेक कोशिकाओं के द्वारा फिर अनेक जीवों का निर्माण होता गया। उत्पत्ति से लेकर आज तक जैव विकास द्वारा विविध प्रकार के जीवों का विकास एवं उत्पत्ति होती रही, जिसके फलस्वरूप आज पृथ्वी पर लगभग 4 मिलियन प्रकार के जीव मौजूद हैं और आज तक नए नए जीवों का खोज आरंभ ही है। वैज्ञानिक हर दिन कुछ न कुछ नए जीवों की खोज करते ही रहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म उपस्थित रहता है। जीवद्रव्य में विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में मौजूद रहते हैं, यानी कि जीवद्रव्य में अनेक तरह के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कि हैं अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड रहते हैं। कोशिका के सभी घटक यानी कि जितने सारे उसके अंगक होते हैं वो सारे के सारे को जीवद्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है, यानी कि जिस शाखा में हम कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं उस शाखा को साइटोलॉजी, सेल विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका को अपने माइक्रोस्कोप में देखा और वो एक छाल, कॉर्क का छाल था जिसमें उन्होंने कोशिका को देखा और वो डेड सेल को उन्होंने सबसे पहले देखा। फिर ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा और उनके बारे में अध्ययन किया और फिर विस्तृत जानकारी उन्होंने प्रस्तुत की। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को देखा और उन्हें उसकी खोज की।
पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। स्लाइडन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1855 में भर्चाउ नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होती है, यानी कि जो पुरानी कोशिका है उससे ही नई कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। अगर खुद ब खुद कोशिका का उत्पन्न होना असंभव है। 1931 में एम नॉल एवं ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार से कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के अध्ययन में क्रांति सी आ गई और हर दिन नए नए इसमें खोजें होने लगी और कोशिका के बारे में हर दिन नई नई जानकारी प्राप्त होने लगी। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। उनके ही द्वारा कुछ कोशिका सिद्धांत को बताया गया है जो निम्न प्रकार से हैं। आइए हम उसको जानते हैं। नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, जितने सारे जीवित प्राणी हैं, वे सभी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि उनमें कोशिका अनिवार्य रूप से रहती है। अगर उसमें कोशिका नहीं है तो फिर उसमें जीवन भी नहीं है। सेल्स आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स विद इन ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस विद इन सेल्स, यानी कि सेल जो होती है वो सभी लिविंग थिंग्स की बेसिक यूनिट्स होती है सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी जीवों में, और जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सभी के सभी सेल्स में ही होती है और वही जाके फिर पूरे बॉडी में उसका असर उसको देखा जा सकता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने सारे सेल हैं वे सभी पुराने सेल से ही, पहले वाले सेल से ही उत्पन्न होती है कोशिका विभाजन के द्वारा। आइए हम अब सेल के आकृति, उसके साइज, उसके नंबर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कोशिका की आकृति। जीवों की विविधताओं की तरह सेल्स का शेप भी विभिन्न होता है, मतलब जितने सारे जीव हैं उतने सारे सेल्स का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या एक जीव में भी अनेक तरह के सेल्स पाए जा सकते हैं, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। जैसे ये अमीबा है, इसका देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये हमेशा इसका स्ट्रक्चर अनिश्चित ही रहता है, कभी ऐसे हो जाता है कभी ऐसे हो जाता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये पैरामेसियम का सेल है और ये देखिए इसकी आकृति बिल्कुल चप्पल जैसी लगती है। यह अरेखित पेशी कोशिका जो हमारे पेशीय कोशिका है। ये मुर्गी कांडा है जो कि एक कोशिका है। ये शुतुरमुर्ग कांडा है जो कि सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। ये शुक्राणु कोशिका और ये तंत्रिका कोशिका, ये तीनों कोशिका हमारे शरीर में पाई जाती है। अरेखित पेशी, शुक्राणु कोशिका और तंत्रिका कोशिका, जो कि तीनों के शेप अलग अलग प्रकार के हैं, यानी कि जितने सारे जीव हैं उतने सारे उसके सेल शेप भी हो सकते हैं, या एक ही जीव में अनेक प्रकार के शेप के आकृति के सेल हो सकते हैं। अब हम कोशिकाओं की साइज के बारे में देखते हैं। सेल का साइज जो आकार जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है और कोई बहुत बड़ी होती है जिनको हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं। जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा या मुर्गी का अंडा हम इसको अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन यही अमीबा हुआ, पैरामेशियम हुआ, इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। 0.1 म्यू से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की कोशिका होती है। ह्यूमन आरबीसी यानी कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होती है वो सबसे स्मॉल कोशिका होती है, उसका आकार 8 म्यू होता है वो ह्यूमन में। और ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सेल नंबर। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होती है एक कोशिकीय और एक होती है बहुकोशिकीय, यानी कि सेल, अब एक जीव में कितने सारे सेल हो सकते हैं, तो दो तरह के जीवों में इसको बांटा गया है। एक होती है एक कोशिकीय जीव और दूसरी होती है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि एक कोशिका का शरीर, उनका मतलब अमीबा, जैसे कि अमीबा
उसका वो एक ही शरीर होता है, एक ही उसका एक कोशिका ही उसका पूरा का पूरा शरीर होता है। लेकिन अगर हम बहुकोशिकीय जीव के बारे में बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन, हम लोग हैं जो पेड़ पौधे जितने सारे चीज़ें हैं, जितने सारे जीव जंतु हमें दिखाई दे रही हैं, वो सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। कुछ कुछ शैवालों में इसकी संख्या 8 से 32 ही होती है, जबकि हम ह्यूमंस में एक 60 केजी 60 केजी के आदमी में 60 इंटू 10⁻15 सेल्स पाई जाती है। अगर हम उसको अगर कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा संख्या है, और कुछ शैवालों में बहुत कम संख्या पाई जाती है। तो इस तरह से हर जीव में अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेल नंबर हो सकते हैं, जो भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अब आते हैं हम कि अब कोशिका कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो नंबर के आधार पर 2 हो गए, लेकिन अब एक हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो होती है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि हम कोशिका को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो आइए सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानते हैं। लैटिन शब्द प्रो और क्रायोन के मेल से प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन या पुराना। क्रायोन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। इसके नाम से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि प्रिमिटिव मतलब पुराना और क्रायोन मतलब तो न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक, यानी कि पुराने टाइप के न्यूक्लियस का पाया जाना। अब पुराना टाइप न्यूक्लियस क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इन सब बातों को देख रहे हैं कि यह केवल बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते, कुछ ग्रीन एल्गी वगैरह में भी पाए जाते हैं शैवाल में। रचना के आधार पर ये सेल्स प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि जो प्राचीन जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम के जो सेल का जो निर्माण हुआ था, जिस टाइप के होते थे उस टाइप की ये सेल्स होती हैं, जो वक्त के साथ विकसित नहीं हुई हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है नहीं होती है, जिस कारण न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म में एकदम फ्री से रहते हैं। मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केंद्रक नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड सेल्स ऑर्गेनेल्स जैसे कवक, गोल्जिकाई, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर आदि नहीं पाए जाते हैं। मतलब जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक कोशिका में, वो उन सब का अभाव इसमें होता है। इसका साइज होता है 1 से लेकर 10 म्यू तक, प्रायः छोटा ही होता है ये। इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है। और इसमें सेल डिवीज़न जो है ये फिजन या बडिंग मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें माइटोसिस या मियोसिस टाइप का सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता है। ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति जब जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी उस टाइम जिस तरह के जीव जंतुओं का विकास हुआ था, जिस तरह की कोशिकाओं का विकास हुआ था, ये कोशिकाएं उसी टाइप की है और ये वक्त के साथ डेवलप नहीं हुई है और अभी भी उसी स्टेज में है। और वो बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप के जीव हैं, जो कि हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए फिर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है बैक्टीरियम सेल। देखिए इसका आकार कितना ही बहुत ही सिंपल है। ये इसको जिलेटिनियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेसोडर्म है, साइटोप्लाज्म इसमें फ्री है, राइबोसोम कुछ पाया जाता है। फिर जो न्यूक्लियर डीएनए है इसका ये फ्रीली पाया जाता है, ये सेल वॉल है। और ये इसका फ्लैजिलम, यानी कि इसका ये जो फ्लैजिला है ये पाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल टाइप की कोशिका होती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो प्रोकैरियोटिक सेल का ही उदाहरण है। देखिए इसका भी स्ट्रक्चर, इसकी भी संरचना जो है बहुत ही साधारण तरीके की होती है। ये जिलेटिनियस शीट इसको कहते हैं, बाहर वाला पोर्शन को। इसके अंदर एक सेल वॉल पाई जाती है और ये कुछ राइबोसोम, कुछ डीएनए जो इसमें फ्रीली तैरते हैं और कुछ अंगक जो उसके लिए जो ज़रूरी है वो पाए जाते हैं। ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण हैं। अब आइए हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल अब क्या है? लैटिन वर्ड यू और क्रायोन से मिलकर बना है। यू का अर्थ होता है गुड और वेल,
क्रायोन मतलब न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। इसके नाम से बहुत कुछ चल रहा है कि गुड या वेल, यानी कि अच्छा या बहुत अच्छा न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू मतलब सच्चा न्यूक्लियस, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इसके नाम से हम इसको देख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन पूर्ण विकसित होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस केंद्रिका भी पाई जाती है, यानी कि न्यूक्लियस भी पूर्ण रूप से विकसित होता है और उसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। सभी पादपों एवं जंतुओं में यह मौजूद होता है। सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी कि जितने सारे अंगक होते हैं कोशिका में वो सारे के सारे इसमें वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। सेल डिवीज़न जो है इसमें माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होती है। आइए अब इसके एक डायग्राम के बारे में देखते हैं इसको। ये पादप कोशिका का चित्र है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल है ये सेल वाल, फिर इसके इनर में ये सेल मेम्ब्रेन, इसको वैक्यूल्स कहते हैं। राजधानी ये गोल्जी काय, ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम, और ये क्रोमैटिन नेटवर्क, ये केंद्रक हुआ, न्यूक्लियस हुआ, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और ये केंद्रक है और इसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है। और ये बाहर इसके क्रोमैटिन नेटवर्क यानी कि डीएनए आरएनए जो भी है वो सारे पाए जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं जो इसमें फिलहाल अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन और सारे अंगक होते हैं। और ये एक साधारण सा यूकैरियोटिक प्लांट सेल का चित्र है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंतर की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और यूकैरियोटिक सेल जो सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है, पादपों में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, कि हम जितने सारे जीव जंतु हम देख पा रहे हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में आप एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और क्लास अच्छे से करते रहिए और मास्क ज़रूर लगाइए अभी भी, क्योंकि अभी भी कोरोना नहीं गया है। धन्यवाद।